जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इसके लिए जो फिजिकल के लिए रिजल्ट होगा वो 1,06,955 स्टूडेंट का रिजल्ट होगा। तो काफ़ी संख्या में रिजल्ट होने वाला है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 100% आपका उसमें रिजल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए परफेक्ट तैयारी कराने के लिए हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक का सलूशन बता रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है सभी का बारी बारी से डिस्कशन हम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर 2017 को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसका सलूशन देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हम 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न देखे थे। इसमें हम 31 से लेकर आगे का प्रश्न देखने वाले हैं। अगर पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 31वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, यानी अस्थायी सदस्य के रूप में कौन कौन सा देश है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन कौन सा देश है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके यानी इंग्लैंड, फ्रांस और चीन, ये 5 है जो कि अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्यों की संख्या टोटल कितना है, तो 5 है। अगर पूछा जाए कि अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या टोटल 10 है, जिसको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। 32वां प्रश्न है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो असम था। उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, ऑडियो, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसको तत्सम कहा जाता है। और संस्कृत के जो मूल शब्द होता है उसके बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव कहा जाता है। इसका इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, उसे तद्भव कहते हैं जो बिगड़े हुए रूप रहता है। और जिस शब्द का उत्पत्ति अपने देश में हुआ है उसको देशज कहा जाता है, और जिस शब्द का उत्पत्ति विदेशों से हुआ है उसको विदेशज कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। महादेवी वर्मा को, रामधारी दिनकर को, सुभद्रा कुमारी चौहान को और मुंशी प्रेमचंद्र को। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा गया, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, ये कुछ प्रमुख उपन्यास है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। अगर घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 2ab दिया गया है और चौड़ाई 3ac दिया है और ऊंचाई 2ac दिया गया है, तो इसका आयतन क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, तो LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन। इसको सभी का गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। इस सभी का आपको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 12AQBC²। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। रूसो, कार्ल मार्क्स, गुटेनबर्ग और टॉल्स्टॉय। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कार्ल मार्क्स बिल्कुल ही सही जवाब है। कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल पुस्तक है जो कि लिखा गया था। 37वां प्रश्न की अमरबेल किसका उदाहरण है। सौ पोषक का, पर पोषक का, परजीवी का और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अमरबेल किसका उदाहरण है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, परजीवी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अपने भोजन के प्राप्ति करने के लिए जो दूसरे पर डिपेंड रहता है पूर्णतः, उसको परजीवी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अमरबेल क्या है, तो परजीवी है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का कारण रहा।
यानी जो भी भारत में अपने हाथों के द्वारा किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा हानि हुआ, क्षय हुआ, उसका कारण क्या था? तो ब्रिटिश जो शासक था उनके द्वारा कम कीमत वाली मशीनों का विकास कर दिया गया था, और भी है कि भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए। मोटापा हो जाता है, कमजोरी होता है, वजन में कमी हो जाता है, डी उपयुक्त सभी हो जाता है। यानी अगर सबसे अधिक हम वसीय पदार्थ खाते हैं, वसा युक्त पदार्थ, तो क्या हो जाता है? तो हमारा मोटापा हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 40वां प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 4 अगस्त 2009 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है प्रायदीप, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, बी है SHG बैंक के लिंकेज कार्यक्रम, सी है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, और डी है कर्मचारी रेफरल बीमा योजना। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कर्मचारी रेफरल बीमा योजना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? निर्जलीकरण, प्रच्छेदन, निथारना और आश्वन। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वह गुण जिस कारण से कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है उसको क्या कहते हैं? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं प्रच्छेदन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू द वर्ब। यहाँ पर जो एप्लीकेशन नाउन दिया गया है इसको वर्ब में कन्वर्ट करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो नाउन है इसका वर्ब में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा अप्लाई। अप्लाई मतलब क्या होता है? तो अप्लाई मतलब होता है आवेदन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न की फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर जो अफेक्शन है, अफेक्शन का सही एडजेक्टिव आपको बताना है। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर अफेक्शन का सही जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो अफेक्शनेट हो जाएगा, यानी स्नेहमय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है, वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? अतिवृद्धि, अवृद्धि, अल्प वृद्धि और क्षय। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर वृद्धि का जो सही विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा क्षय। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 47वां प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल जेरंड। आई एम एडवर्स टू डैश, ड्रिंक, ड्रैंक, बी ड्रैंक और ड्रिंकिंग। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं 48वां प्रश्न आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट इन्फिनाइट। इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपल, प्लीज, प्लीजिंग, टू बी प्लीज्ड, टू प्लीज। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द राइट इन्फिनाइट। यहाँ पर सेंटेंस जो दिया गया इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपल्स। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं टू बी प्लीज्ड,
यानी इट इज़ नॉट ईजी टू बी प्लीज्ड टू ऑल पीपल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अधातु है? कोबाल्ट, आयरन, फ्लोरीन और सोडियम। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा अधातु है? तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं फ्लोरीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने कि त का उच्चारण होता है कंठ से, दांत से, तालु से और मृदा से। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? त का उच्चारण किससे होता है? तो जब आप त को उच्चारण कीजिएगा तो आपका जो जीभ है वो जाके आपके दांत से टकराएगा। अब त बोलिएगा तो जीभ आपके दांत से टकराएगा, इसलिए इसका उच्चारण स्थान यहाँ पर दांत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वेस्टर्न घाट, अरावली, हिमालय और सतपुरा। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अरावली, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये भारत की ही नहीं बल्कि पूरी विश्व का ये सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है और इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है वो गुरु शिखर है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर, उसका हाइट कितना है? तो 1722 मीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ? तो 52वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 21 जनवरी 2004, बिल्कुल ही सही जवाब है। 53वां प्रश्न है आपके सामने, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमालय और त्रिकुट। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ पर 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी शिवालिक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो मुख्य रूप से हिमालय का भाग है, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे जिस पर ऊंचे ऊंचे चोटी है उसको बृहद हिमालय कहा जाता है और उसके नीचे जो है वो मध्य हिमालय है और सबसे नीचे जो है वो शिवालिक है, जो कि सबसे हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तो इसलिए इसका सबसे दक्षिणम भाग हो जाएगा शिवालिक। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो और डी है उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो एक आदर्श ईंधन किसे कहेंगे? तो वह सस्ता भी हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला भी हो और उसका उच्च ऊष्मीय मान हो, उसको ही आदर्श ईंधन कहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है? तो 55वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी 33, बिल्कुल ही सही जवाब है। टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। तो यहाँ पर जान लेते हैं जो 33 व्यंजनों की संख्या है वो उसके अंतर्गत कौन कौन आता है। तो देखिए कवर्ग, कवर्ग के अंदर यानी क से अंग तक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यहाँ से 5-5 हो गया यानी प तक ले पूरा 25 को हो गया। उसके बाद से य र ल के देखिए य र ल व तालाब से मूर्धन से दंत से अह, ये 8 है जो कि य र ल से हो गया। यहाँ पर 25 को और 8 को 33 हुए। 33 है जो कि व्यंजनों की संख्या के अंतर्गत आता है और जो य र ल में से बच गया क्या? छ त्र ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है, ये व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, ये संयुक्त व्यंजन है यानी ये दो व्यंजनों के मिल से ये बना हुआ है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो 56वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ कौन सी है? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो इसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न की पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी ऑक्सीजन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 58वां प्रश्न है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कृषि विज्ञान का, पादप का, घास का और निमेटोड्स का। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 58वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी घास, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का, ओजोन का, कैल्शियम ऑक्साइड का, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है किण्वन, पाश्चुरीकरण, अल्कोहलियम और डी है उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो 60वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं किण्वन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? भूमि से समुंदर की ओर, समुंदर से भूमि की ओर, सी है कभी भूमि से समुंदर की ओर तो कभी समुंदर से भूमि की ओर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस दिशा में बहती है? तो 61वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, समुद्र से भूमि की ओर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो वर्षा होता है, इसका अधिकांश वर्षा यानी 80% जो वर्षा होता है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही भारत में वर्षा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है, 20 होती है, 29 होती है और 22 होती है। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 62वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 29 होती है, बिल्कुल ही सही जवाब है। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो 29। एक पूछा जाता है कि एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या टोटल कितनी है? तो व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 होता है, और जो बाल्यावस्था में है शिशु, उसका मतलब कितना हड्डी होता है उसके अंदर? तो उसके अंदर टोटल 208 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न की 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलने पर कितना होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलने पर इसका मान कितना होगा? तो 9.8 में हम अगर 1000 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर ग्राम में उसका मान आ जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 9.8 में अगर हम 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 9800 ग्राम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला, हेनरी, बोल्ट और ओम। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कैंडेला किसका एसआई मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है जो कि कैंडेला है। हेनरी किसका है? तो हेनरी जो है प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी है। और बोल्ट है जो कि विभवांतर का है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है। नेक्स्ट यहाँ पर
65वां प्रश्न है कि भर पेट में कौन सा समास लगा है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भर पेट में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 65वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए के साथ जा रहे हैं यानी अव्ययी भाव बिल्कुल ही सही जवाब है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास वैसे समास को कहा जाता है जिसका पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद है जो कि अंतिम जो पद होता है वो प्रधान होता है, तो उसको अव्ययी भाव कहते हैं। तो यहाँ पर जो भर पेट है, यहाँ पर जो भर है जो कि एक अव्यय है और पेट है जो कि इसका अंतिम पद है और ये प्रधान है। तो यहाँ पर ये जो भर पेट है यानी पेट भर, तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा। द्विगु समास किसे कहते हैं? वैसा समास जिसका प्रथम पद है जो कि संख्यावाचक है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, यहाँ पर त्रिभुज यानी तीन भुजा वाला। तो यहाँ पर त्रि है जो कि एक संख्यावाचक है इसलिए इसको द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास वैसा समास जिसका प्रथम पद और अंतिम पद दोनों प्रधान होता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है इसलिए इसको द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? वैसा समास जिसका न तो प्रथम पद प्रधान होता है न ही अंतिम पद प्रधान होता है, उसको अलग से ही अर्थ निकलता है। जैसे कि पीताम्बर, श्वेताम्बर, यहाँ पर पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका यानी विष्णु, तो वहाँ पर इसका अलग ही अर्थ निकल कर आ रहा है इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। जिससे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश का लंबा पेट है उससे उनको लंबोदर, गजानन, दशानन, तो यहाँ पर हो जाएगा। ये सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम 65 तक का प्रश्न यहाँ पर कवरअप हम कर लिए हैं। बाकी का जो प्रश्न है वो नेक्स्ट हम वीडियो में कवरअप कर लेंगे। इस प्रकार टोटल 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न हो जाएगा। सेशन आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।